बहू, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। मनोहर जी ने जैसे ही धीमी आवाज में बहू सालू को पुकारा तो सालू गुस्से में हाथ फैलाकर उनकी ओर झपट पड़ी और चिल्लाकर बोली, दिन भर तो आप गाय बैल की तरह खाते रहते हैं, मैं क्या हर वक्त आपके लिए ही खाना बनाती हूँ? आपसे अच्छा तो एक गाय पाल लूं, खाना पानी भी लेगी और कम से कम दूध तो देगी। आप तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। मनोहर जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। उनके चेहरे पर पीड़ा और उदासी साफ झलक रही थी। सालू के ये ताने उनके दिल में कांटे की तरह चुभ गए और वह कुछ कह न सके। घर का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गए। उनके कानों में वही शब्द बार बार गूंजते रहे, जैसे किसी ने उसके वर्षों के सम्मान और त्याग को एक पल में मिट्टी में मिला दिया हो। हाथ हल्के कांपने लगे, आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उन्होंने सिर झुका लिया। जीवन भर परिवार के लिए मेहनत करने वाले मनोहर जी को पहली बार लगा कि उनकी मौजूदगी बोझ बन चुकी है। उनकी आंखें नम हो उठी, लेकिन उन्होंने अपने आंसू किसी को दिखने नहीं दिए और चुपचाप पास रखी कुर्सी पर बैठकर दीवार की ओर देखने लगे, मानो टूटे हुए मन को संभाल रहे हों। दरअसल मनोहर जी को भूलने की बीमारी हो गई थी और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर सालू ने रोज कुछ न कुछ सुना देती थी। उसे ससुर जी की जिम्मेदारी बोझ लगती थी, इसलिए वह अपनी तंग दिली और गुस्सा उन्हीं पर निकालती रहती। मनोहर जी जब तक होश में रहते उनकी बातों से अंदर ही अंदर टूट जाते और रोने लगते। फिर जब भूल जाते तो सामान्य हो जाते, मगर जितना समय उन्हें याद रहता उतना ही अकेलापन और बेचैनी बढ़ती जाती। दूसरी तरफ सालू का पति विनय एक समझदार और संवेदनशील बेटा था। वह अपने पापा की सेवा करना चाहता था और उसे पूरा भरोसा था कि उसकी पत्नी घर पर उनके पिता का ध्यान अच्छे से रखती होगी। एक दिन मनोहर जी को पड़ोस से खीर बनने की खुशबू आई तो उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई और उन्होंने मासूमियत से कहा, बहू, आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारी सास बहुत बढ़िया खीर बनाती थी। लेकिन सालू ने उनके चेहरे की खुशी देखते ही ताना मार दिया, इतनी महंगाई में आपको खीर खिलाने का क्या फायदा? जो रूखी सूखी मिल रही है वही खाकर गुजारा करिए। मनोहर जी की आंखों में थोड़ी उम्मीद और बहुत दर्द भर आया और वह चुपचाप उठकर बरामदे में बैठ गए। बाहर आते जाते लोगों को देखते रहे, मगर मन भीतर से टूटा हुआ था। तभी पड़ोस में रहने वाली पूजा उनकी हालत समझ गई। उसने सालू की तेज आवाज सुन ली थी और उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वह एक कटोरी खीर लेकर मनोहर जी के पास आ गई। खीर देखते ही मनोहर जी बच्चे की तरह खुश हो गए और जल्दी जल्दी खाने लगे, जैसे मीठे स्वाद में उन्हें कुछ पल की राहत मिल गई हो। पूजा के चेहरे पर संतोष था कि उसने उनकी छोटी सी खुशी पूरी कर दी। लेकिन तभी सालू झटके से बाहर आई और मनोहर जी के हाथ से खीर की कटोरी छीनकर जमीन पर फेंक दी। खीर फर्श पर बिखर गई और मीठी खुशबू हवा में फैल गई। मनोहर जी का चेहरा मायूस हो गया, आंखों में धुंधलापन उतर आया। सालू गुस्से में पूजा पर चिल्लाई, हमारे घर में खाने को नहीं मिलता जो भीख देने आ गई। और फिर मनोहर जी को डांटते हुए बोली, आप भी क्यों दूसरे से खाने पीने की चीजें लेते हैं? क्या आपको मेरे घर का सम्मान नहीं है? मेरी नाक कटवाना चाहते हैं क्या? पूजा शाम कर पीछे हट गई और मोहल्ले के लोग भी आवाज सुनकर खिड़कियों से झांकने लगे। शाम को जब विनय घर आया तो पड़ोसियों ने उसे सारी बात बता दी। विनय का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेजी से घर में गया और मनोहर जी से पूछा, पापा, क्या सच में ऐसा हुआ है? लेकिन मनोहर जी तब तक सब भूल चुके थे। उनकी आंखों में वही मासूमियत थी। उधर सालू तुरंत बहाना बनाने लगी कि मोहल्ले वाले जलते हैं और झूठ फैला रहे हैं। विनय कुछ नहीं बोला, मगर उसके मन में गहरी चिंता बैठ गई कि कहीं उसके पिता रोज ऐसे ही अपमान सह रहे हों। कुछ दिनों बाद विनय ऑफिस से जल्दी लौट आया और दरवाजे पर ही उसने देख लिया कि सालू फिर मनोहर जी को डांट रही है। मनोहर जी चुपचाप सब सह रहे थे और उनकी आंखों में चोट साफ दिख रही थी। विनय का दिल भर आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, सालू, सोचो अगर इसी हालत में तुम्हारे बाबूजी हों और उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सालू के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में पछतावा उतर आया। वह कांपती आवाज में बोली, विनय, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विनय ने कहा, मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी? सालू ने सिर झुकाकर कहा, तुम घर में कैमरे लगवा लो, मुझ पर नजर रखो, लेकिन मैं वादा करती हूँ अब उनके साथ पूरा व्यवहार नहीं करूंगी। मुझे डर लग गया है कि कहीं मैं इस रिश्ते को तोड़ न दूं।
बीना ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और उसी दिन से सालू के व्यवहार में बदलाव आने लगा। घर का माहौल धीरे धीरे शांत हो गया। मनोहर जी के चेहरे पर फिर से हल्की मुस्कान लौट आई और रिश्तों में फिर से सम्मान और अपनापन बसने लगा। दोस्तों, बुजुर्ग उम्र और बीमारी के कारण कमजोर जरूर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत प्यार, सहारे और सम्मान की होती है। उनके साथ कठोरता रिश्तों की मिठास छीन लेती है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि आज ये हमारी जिम्मेदारी है और कल हम भी किसी के सहारे के मोहताज हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।